करने का मन बनाया। हालांकि आजकल अन्ना मलाई कह रहे हैं कि ये डीएमके के साथ जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरफ अन्ना मलाई का व्यक्तित्व है जो एक बलात्कार की घटना पर स्वयं को कोड़े मार रहे हैं, स्वयं को कोड़े मार रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर डीएमके सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाती है तो मैं स्वयं को ही मारते रहूंगा, मैं स्वयं को ही सजा दूंगा। इसको कहते हैं सरकार को घुटने पर लाकर के टिका देना, जनता के मन में अपने प्रति विश्वास ही नहीं रेस्पेक्ट पैदा करवाना कि स्वयं को सजा दे रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम ही गुनहगार हैं, हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि हमें तुम्हारी रक्षा करनी है, हमने तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी ली है और हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। ऐसी सोच के साथ अन्ना मलाई ने खुद के ऊपर कोड़े बरसा लिए। काश महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस में वो व्यक्तित्व आ जाता, राजनीति के उठा पटक, कुत्सित घृणित राजनीति को आगे बढ़ाने का धंधा छोड़ देते। युवा हैं, 40 वर्ष से कम की आयु है अन्ना मलाई की। देवेंद्र फडणवीस भी युवा हैं लेकिन 50s में हैं, बहुत फासला नहीं है। लेकिन एक सीजन्ड मतलब पॉलिटिकल गंदगी में आगे बढ़ने वाले एक कीचड़ में वो कमल हैं। अब मैं उसे कमल की संज्ञा देना ठीक नहीं समझूंगा, उसी दलदल के हिस्से हैं। जिस गंदगी का एक दलदल बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति, उसी दलदल के वो हिस्से हैं देवेंद्र फडणवीस। वरना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं। अब के पहले तक वो गृह मंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस में अन्ना मलाई का कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस में अन्ना मलाई की आत्मा एक बार भी झकझोरती नहीं है देवेंद्र फडणवीस को। काश कि देवेंद्र फडणवीस में अन्ना मलाई की आत्मा समाहित हो जाती, जो एक बेटी के बलात्कार पर खुद को कोड़े बरसा रहा हो और दूसरी तरफ एक बेटी की बलात्कार के बाद निस्त्रंग से हत्या हुई हो और यह सब जानकारी महाराष्ट्र सरकार को हो और महाराष्ट्र के मुखिया राजनीतिक दलदल में अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हों, लेकिन उस बेटी को न्याय देने के बारे में एक पल भी नहीं सोच रहे हो। पॉलिटिकल मैनूवरिंग, पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, एसआईटी बना करके, तो टेलीविजन में इंटरव्यू दे करके कि सरकार उसे नहीं रोकेगी, सरकार एसआईटी से कहेगी कि जांच जल्दी पूरा करे, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। 2 साल बीत गए एसआईटी की, देवेंद्र फडणवीस में अन्ना मलाई की आत्मा नहीं दिख रही है। एक ही पार्टी के 2 नेता, दोनों का चरित्र देखिए कितना अलग है। इसीलिए कहते हैं कि जिस राजनीति के दलदल में अन्ना मलाई ने खुद को झोंका है, मुझे नहीं मालूम वो अभी 40s में हैं, 37-38 वर्ष के हुए हैं, 40 अभी उम्र उनकी नहीं हुई है। मुझे नहीं मालूम कि 40 के बाद कहीं वो ना बदल जाए। 40 के बाद ये कोड़े मारने वाली जो प्रवृत्ति है, खुद को सजा देने वाली जो प्रवृत्ति है, क्या अन्ना मलाई इसको आगे ले जा पाएंगे? क्या अन्ना मलाई कभी देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के ये चर्चा करेंगे कि जब मैं एक बलात्कार के मुद्दे पर इतना बड़ा काम कर सकता हूं तो आपके पास तो, आप तो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो अपोजिशन में हूं, तो मैं खुद को ही सजा दे रहा हूं। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपके पास तो पूरा महकमा है, आपको सब कुछ मालूम है और वो आपके पॉलिटिकल राइवल भी हैं, वो आपको राजनीतिक रूप से कोई लाभ भी नहीं देने वाले हैं। फिर क्या बात है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दिशा की मौत की जांच करवाने से रोकता है? काश की अन्ना मलाई
देवेंद्र फडणवीस से ये पूछ पाते कि आपको कौन रोक रहा है जांच को आगे बढ़ाने से। दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टी, दो पर्सनैलिटी, एक तमिलनाडु में और एक महाराष्ट्र में, दोनों युवा, लेकिन जो सबसे अधिक युवा हैं वो इतने संवेदनशील हैं, अपोजिशन में हैं, इसलिए वो खुद को कोड़े मार रहे हैं। लेकिन एक युवा जो थोड़े मैच्योर्ड युवा हैं, युवा नहीं कहना होगा, अधेड़ उम्र के अब हो गए हैं वो, और राजनीतिक रूप से भी वो अधेड़ ही हैं, राजनीतिक रूप से युवा नहीं है देवेंद्र फडणवीस। यहां मेरा युवा का तात्पर्य है कि राजनीतिक ऊर्जा वैसी नहीं है, वो निश्चलता ऐसी नहीं है, वो न्याय देने का भाव ऐसा नहीं है देवेंद्र फडणवीस में। अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अभी तक तो जीरो दिख रहा है, जीरो। देवेंद्र फडणवीस न्याय देना नहीं चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने संभवतः समझौता कर लिया है, और देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है कि केंद्र में हो सकता है कि हमें उद्धव का मदद लेना पड़ जाए, 9 MP का मदद लेना पड़ जाए, तो सौदेबाजी करते रहेंगे, तो सारे ऑप्शन खोल करके बैठे हुए हैं। अन्नामलाई ऐसा नहीं सोचते हैं। अन्नामलाई अपोजिशन में है, ठीक है, उन्हें उस प्रकार से अभी लिवरेज नहीं मिला हुआ है। जब वो सत्ता में आएंगे तो उनकी असली परीक्षा होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि सत्ता में जाने के बाद नेता का व्यवहार कैसा होता है, असली परीक्षा तभी होती है जैसे आज देवेंद्र फडणवीस की हो रही है। जब देवेंद्र फडणवीस बाहर थे तो अपने ही विपक्षी नेता के बारे में कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। अब वो चक्की पीसिंग उनके डिप्टी हैं, उनके सारे केस भी खत्म हो गए। तो यही राजनीति है। राजनीति में आपको एक तरफ गंदा और उससे कम गंदा, इसी दोनों में चयन करना होता है। गंदा तो दोनों तरफ है, लेकिन कम गंदा कौन है उसको चुन लेते हैं आप। तो जो नेता कल तक चक्की पीसिंग कह रहे थे, वो उसी व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। वाह रे फडणवीस, कौन भरोसा करेगा फडणवीस आपके ऊपर? ये तो मजबूरी है उद्धव ठाकरे को या शरद पवार के भ्रष्ट तंत्र को और कांग्रेस की कुत्सित नीति को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वरना आप कहीं के नहीं। आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है इसलिए जनता ने आपको चुन लिया है, इस गलतफहमी में आप मत रहिए। ठीक है, लाडली बहन योजना आपको बहुत हद तक लाभ दिलवा दिया, लेकिन आपने बहुत शानदार काम कर लिया था महाराष्ट्र में, इसलिए जनता ने आपको चुन लिया है, ऐसा नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना कि दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं वो आपसे भी गए गुजरे हैं, उनका कोई चरित्र नहीं है, उनकी तुलना में आपके ऊपर उन्होंने भरोसा किया। लेकिन भरोसे के लायक तो आप भी नहीं हैं। चक्की पिसिंग कहने वाले को आप अपना डिप्टी बना लेते हैं, और आप नहीं बनाते हैं, मोदी जी बना लेते हैं, अमित शाह जी बना लेते हैं। राजनीति इसी को कहते हैं। और फिर कहें कि ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? राजनीति में अगर ईमान नहीं, राजनीति में अगर विचार नहीं, राजनीति में अगर चरित्र नहीं, तो किस राजनीति की बात कह रहे हैं? फिर क्यों आप चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ये बात? क्या आप चरित्रवान हैं? बेईमानों के खिलाफ खड़े हैं? आप कहिए। आपने हालांकि कहा है कि राजनीति में मैं साधु बनने के लिए नहीं आया हूं। आपने कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में मैं साधु बनने के लिए नहीं आया हूं। ये बात सही है कि राजनीति में आप साधु बनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपने एक कनिष्ठ सहयोगी से, जो आपके दूसरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है क्या? आप कुछ सीखेंगे या आपको कुछ सीखना चाहिए? मेरा मन तो यह कहता है कि आपको अन्नामलाई से सीखना चाहिए कि अपोजिशन में रहते हुए ही वो खुद को सजा दिलवा रहे हैं, आप सरकार में रहते हुए भी न्याय किसी को नहीं दे पा रहे हैं। आज एक अबला बेटी के मां बाप न्याय की प्रतीक्षा में है, एक भाई की बहन न्याय की प्रतीक्षा में है, एक बाप प्रतीक्षा में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल मौन है। तो मैं तो यही कहूंगा कि काश अन्नामलाई की आत्मा देवेंद्र फडणवीस में समा जाती। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं उसमें एक अद्भुत मोड़ आ गया है मित्रों, और महाराष्ट्र की जनता ने जो सजा दिया है वो भी अद्भुत हुआ है।
उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हो गया है और भयंकर बगावत हो गया। संजय राउत के साथ शिवसेना उद्धव के नेताओं ने वो हाल किया जिसकी कल्पना संजय राउत को कभी थी नहीं। और ये हालत उनकी इसलिए हुई क्योंकि संजय राउत को शिवसेना के बाकी नेताओं ने कहा कि ये चमचे हैं, ये साइकोफेंट हैं, इन्होंने ही पार्टी को बर्बाद किया है या इन जैसे लोगों ने बर्बाद किया है। जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को पसंद आए, उसकी हां में हां मिलाए, उसे वास्तविकता से परिचय न करवाए। वास्तविकता यह है कि मुंबई की 36 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें आपके पास रही जिस मुंबई पर आपका कब्जा था, और आज वहां बीजेपी के पास सीटें हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास सीटें हैं। और आपकी पीड़ा ये इसलिए हो रही है कि अब आने वाले दिनों में जो बीएमसी के चुनाव हैं उसको लेकर के शिवसेना उद्धव में बगावत हो गया है। मैंने आपको पहले ही अलर्ट किया था कि विधायक शिवसेना उद्धव का साथ कब छोड़ देंगे कहना मुश्किल है। इसलिए माय बाप करते हुए वो उद्धव देवेंद्र फडणवीस से रिश्ते को स्मूथ करना चाहते हैं। हुआ ये कि 2-3 दिन पहले की खबर है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर शिवसेना उद्धव पार्टी की मातोश्री में बैठक हुई। या एग्जैक्ट बैठक मातोश्री में हुई या कहां हुई ये